भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक एक धर्मनिरपेक्ष राज्य विशेषता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म को तवज्जो ना देने वाला, मतलब ना मानने वाला, सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाला। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। जैसे वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 14 कहता है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 16 में है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 में कहा है। और हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, ये अनुच्छेद 26 कहता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 27 कहता है। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 28 कहता है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 29 कहता है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 कहता है। और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 44 कहता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मीवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। और हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी आता है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देश के वृद्ध आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करने का एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। जिस तरह पश्चिमी देशों ने मताधिकार को धीरे धीरे विस्तार रूप दिया, उदाहरण की बात करें तो अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया, ब्रिटेन ने 1928 में, सोवियत संघ जो कि आज रूस है उसने 1936 में, फ्रांस ने 1945, इटली ने 1948 और स्विट्जरलैंड ने 1971 में किया। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है और अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है और कमजोर वर्ग के लिए नई आशाएं और प्रत्याशाएं जगाता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो एकल नागरिकता भारत के अंदर एक प्रावधान है कि भारतीय संविधान फेडरल है। दो लक्षणों जैसे एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है।
अर्थात भारतीय नागरिकता केवल एक स्तर पर ही मिलती है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। पहला, राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, और दूसरा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के अंदर एकल नागरिकता और अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में स्वतंत्र निकाय भी शामिल है। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। जैसे बात करें संसद और राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने हेतु एक निर्वाचन आयोग बनाया है। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखाकार ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चे की वैधानिकता और उनके उचित होने की टिप्पणी भी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान भी शामिल है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बेहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की है। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, जो कि अनुच्छेद 352 में की गई है। राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 कहता है कि केंद्र के निर्देशों की अनुपालना करने में असफलता, ये अनुच्छेद 365 कहता है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में, जो कि अनुच्छेद 360 कहता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। देखिए, आपको मैं समझाना चाहूंगा कि यदि वित्तीय आपातकाल आ भी जाता है तो केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य जो होते हैं वे सभी के सभी राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के अंतर्गत चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो इसमें त्रिस्तरीय सरकार भी आती है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने तीसरी स्तरीय यानी कि स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में शामिल नहीं है।
संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। संविधान सभा की विशेषताओं में सहकारी समितियां भी शामिल है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन इसने संविधान में किए। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए, जो कि अनुच्छेद 43 के अंदर आता है। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जो सहकारी समितियां यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है के शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक किया। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से और आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्य सहकारी समितियां और राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार जो संविधान की विशेषताएं थी यहाँ पर समाप्त हुई।